हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग। ठीक है, काफी लंबा चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दो सबसे बड़े जो चैप्टर हैं वो एक ये है चैप्टर 1 और एक लिस्टिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पार्ट 1 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और पार्ट 2 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है लिस्टिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो बड़े रेगुलेशंस हैं, डिटेल्ड हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट है और हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा डिटेल में पढ़ें। और मॉड्यूल का जो कवरेज है वो मतलब मेरा बेस है। ठीक है, मॉड्यूल के कवरेज के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इनके जो रेगुलेशंस हैं वो तो 250 पेजेस या उससे भी ज़्यादा हैं, तो 100% तो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि वो दो रेगुलेशन में ही 500 पेजेस हो जाएंगे। तो मॉड्यूल को इसीलिए बेस मानना ज़रूरी है क्योंकि हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ने जितना आपको मॉड्यूल में दिया है उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। कुछ कुछ जो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ है पर मॉड्यूल में नहीं दी है पर पढ़ानी चाहिए, वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ और मैं पढ़ा तक बताऊंगा भी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में नहीं दी है। हो सकता है इंस्टीट्यूट को लगा हो कि वो एग्जीक्यूटिव लेवल की है और एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऑलरेडी हैं तो उन्होंने हटा दी होंगी, बट मैं वो चीज़ें भी आपको अभी इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला ये जो पार्ट है ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि जो पब्लिक फंडिंग है यानी कैपिटल इश्यूज यानी कि पब्लिक इश्यूज उसके जो पूरे रेगुलेशंस हैं, बेसिकली आज की डेट में जो रेगुलेशंस हैं दैट इज ICDR 2018। ठीक है, आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। तो 2018 से आए हैं, तो इसके पहले क्या रहा है, पहले कैपिटल इश्यूज को कैसे रेगुलेट किया जाता था, कौन करता था, इसका पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है और स्टार्टिंग से लेके यानी इंडिपेंडेंस से लेके आज तक हम आज के रेगुलेशंस तक कैसे पहुंचे हैं और इसमें क्या क्या इनोवेशंस, अपग्रेडेशंस, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो पूरा जर्नी आप इसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इश्यूज इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशंस ऑफ एक्टिविटीज एंड कॉपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज सच एज मैनेजर टू इशू। अब ये सब चीजें आपने बेसिक्स में पढ़ी होंगी कि बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरीज का पूरा चैप्टर्स आपने पढ़ा हुआ है कि कैपिटल इशू का जो पूरा प्रोसेस होता है ये कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। यस, एक पर्सन मैनेजर हो सकता है पर उसको बहुत सारे दूसरे इंटरमीडियरीज की सर्विसेज लेनी होती हैं। बराबर, बहुत बड़ा इशू होता है, मतलब बहुत एज अ प्रोसेस काफी लेंदी, कम्बरसम होता है और बहुत सारे रेगुलेटर्स का परमिशन भी इसमें लेना होता है। बराबर, एक तरफ आपको स्टॉक एक्सचेंज से बातचीत करनी पड़ती है, एक तरफ आपको सेबी से बातचीत करनी पड़ती है, एक तरफ आपको ROC से बात करना पड़ता है, फिर अगर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो RBI से भी बात करनी पड़ेगी और जो भी फॉरेन करेंसी का जो है FIP, फॉरेन का जो पूरा आपने पढ़ा होगा ना, FIPB जो बोर्ड है उनसे भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री से भी हो सकता है आपको परमिशन लेनी पड़े, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से। तो आप ये सब फेमा में पढ़ते ही हो, अलग अलग अमाउंट्स के हिसाब से अलग अलग लोगों से, रेगुलेटर से परमिशंस लेने होते हैं। तो मल्टीपल रेगुलेटर्स होते हैं, मल्टीपल बॉडीज से आपको बात करनी होती है और पूरा प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड है, प्री इशू, पोस्ट इशू। बराबर, आप ये सब वर्डिंग सुने होंगे आपने। तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज की सर्विसेज आपको लगती हैं, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये कलेक्टिव एफर्ट है, बहुत सारे लोगों को साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके प्लान करके एग्जीक्यूट करना होता है, तब जाके एक सक्सेसफुल IPO कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो कौन कौन लगेगा, टीम में कौन कौन आता है, किन किन लोगों को साथ में मिलके काम करना होता है। पहला है मैनेजर टू एन इशू। बराबर, मैनेजर मतलब वही मर्चेंट बैंकर। ठीक है, मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर, आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। तो एक होगा मेन मैनेजर, लीड मैनेजर या लीड मर्चेंट बैंकर, जो मेन जिम्मेदार पर्सन होगा और जो बाकी लोगों को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, फिर है अंडरराइटर्स। ठीक है, IPO अंडरराइटिंग करना कंपलसरी होता है और अंडरराइटिंग भी आपको किसी एक पर्सन से करानी पड़ेगी, तो अंडरराइटर्स होंगे। ब्रोकर्स, ठीक है, ब्रोकरेज, ब्रोकर भी लगेगा। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ये भी मैं बेसिक्स क्लियर कर दूं, दो टाइप के मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट से आप नया कैपिटल रेज करते हो और जो ऑलरेडी कैपिटल रेज हो जाता है फिर वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है। जिन्होंने IPO में लिया होगा वो फिर जाके सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसको आप कहते हो। प्राइमरी इशू भी स्टॉक मार्केट में ही होता है पर प्राइमरी मार्केट अलग है, सेकेंडरी मार्केट अलग है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट में बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको पता ही ब्रोकर लगता ही है, बट प्राइमरी मार्केट में भी लगता है, ठीक है। तो वो है, हम प्राइमरी मार्केट के एंगल से पढ़ रहे हैं। ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार टू एन इशू, जो शेयर का रजिस्ट्रेशन करते हैं अलॉटमेंट के वक्त, जिसको आपको काम आएगा ना, शेयर रजिस्ट्रेशन जो करता है, बरोबर। एक शेयर रजिस्ट्रेशन होता है और एक शेयर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये है रजिस्ट्रार टू एन इशू। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलग है, वो आरओसी है, वो अलग है, वो अलग बॉडी है। ये क्या है, ये एक एजेंट है या एक इंटरमीडियरी है जो शेयर रजिस्ट्रेशन का, अलॉटमेंट का काम करते हैं। ये काम आप इन हाउस भी कर सकते हो या आउटसोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। और अपन पढ़ेंगे रेगुलेशंस में कि कब आपको आउटसोर्स करना मैंडेटरी होता है, वो एक लेवल के बाद आपको आउटसोर्स करना पड़ता है, एलओडीआर में अपन पढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रार टू एन इशू, ये एक आउटसाइड इंटरमीडियरी है जो आपको शेयर अलॉटमेंट का पूरा काम करके देगा। फिर है सॉलिसिटर्स एंड लीगल एडवाइजर्स। आपको पता ही, आप इशू ला रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस, कोई ना कोई एक टाइप का प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना पड़ेगा, तो वो आप लीगल उससे ड्राफ्टिंग कराओगे, तो वहां पे आपको सॉलिसिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, प्राइसिंग के बारे में आपको काफी चीजें चाहिए होंगी, बराबर। तो लीगल एडवाइजर्स ड्राफ्टिंग में लगते हैं। और जितना फॉरेन से आप लोगे फिर और बहुत ज्यादा आपको कंसल्टेंट्स लगेंगे। जितना मतलब कॉम्प्लेक्स है, जितना बड़ा इशू है, उतने लीगल एडवाइजर्स की जरूरत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। फिर है प्रिंटर्स, वही जो आप प्रोस्पेक्टस वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म सब प्रिंट करवाओगे तो प्रिंटर्स लगेंगे। पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग एजेंट, आपका इशू पब्लिसाइज होगा, बरोबर। आपको उसको मार्केट करना पड़ता है ताकि वो सब्सक्राइब हो, अपने आप तो सब्सक्राइब होगा नहीं, लोगों को क्या सपना आएगा आपका इशू आने वाला है, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसका पब्लिसिटी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑडिटर्स एंड अदर गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी एजेंसी सच एज आरओसी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ रेगुलेटर्स हैं, कुछ इंटरमीडियरीज हैं, जिनकी मदद से आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो। कैपिटल इशू जिसको आप कहते हो, पब्लिक इशू। द होल प्रोसेस ऑफ इशू कैन बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट, ठीक है। प्री इशू की इशू जब स्टार्ट होगा, जब ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, उसके पहले जो भी आप कर रहे हो वो सब प्री इशू है। और जैसे ही सब ओपन हो गया फॉर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सब फिर पोस्ट इशू आ जाएगा। देखो दिया है प्री एंड पोस्ट। ऑल एक्टिविटीज बिगिनिंग विद द प्लानिंग ऑफ इशू। जब आपको फंड्स की नीड होगी तब वहां से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि भाई हमको ये प्रोजेक्ट करना है, हमको ये एसेट लेना है, या हमको इस बिजनेस में जाना है। तो वहां से आपकी नीड स्टार्ट होती है कि आपको पैसा चाहिए क्यों, और फिर वहां से आप स्टार्ट करते हो कि भाई आप लाओगे कहां से। या आप एफएम में पढ़ चुके हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप पहले लेते हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करते हो, आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो। तो वहां से आपको पैसे की नीड आती है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, तो आपका एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि आप वो पैसा लाओगे कहां से। फिर उसमें आप सिलेक्ट करोगे कि चलो आपको पब्लिक ऑफर लाना है, तो आप वहां से मतलब प्री वाला जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्री इशू वाला स्टार्ट हो जाएगा। ऑल एक्टिविटीज बिगिनिंग विद द प्लानिंग ऑफ कैपिटल इशू टिल द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे ही आपका ऑफर ओपन होता है वहां तक सब प्री एक्टिविटीज में आएगा। आर प्री एक्टिविटीज, प्री इशू एक्टिविटीज, व्हाइल ऑल द एक्टिविटीज सब्सीक्वेंट टू द ओपनिंग। ओपनिंग यानी कट ऑफ है, ओपनिंग के पहले प्री, ओपनिंग और उसके बाद पूरा पैसा मिलने तक, पूरा कंप्लायंस करने तक सब पोस्ट इशू एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो है ओपनिंग ऑफ इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो वो है ऑल एक्टिविटी सब्सिक्वेंट टू ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मे बी कॉल्ड पोस्ट इशू एक्टिविटी सिंस ओनली डीमैट शेयर्स आर बीइंग एडमिटेड फॉर डीलिंग्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता ही है सेकेंडरी मार्केट में आपको ट्रेड करना है, सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही अलाउड है, फिजिकल में आप अब ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो है ओनली डीमैट शेयर्स आर बीइंग एडमिटेड फॉर डीलिंग्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, हेंस सिक्योरिटीज कैन बी इशूड ओनली इन डीमैटलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो डीमैट ऑलमोस्ट सब अब हर जगह एक एक करके कंपल्शन हो गया है, ठीक है। लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो है ही, प्राइवेट अनलिस्टेड वो आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो। सेबी में जब आप पढ़ रहे हो, कैपिटल मार्केट वगैरह सब पढ़ रहे हो, तो हर चीज आज डीमैट में ही होती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जो इशू होता है वो भी डीमैट में होगा, और बाद में जब लिस्टिंग के बाद में जो ट्रेडिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, सेकेंडरी मार्केट जिसको आप कहते हो, उसमें भी डीमैट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है सर बैकग्राउंड, ठीक है, कि जो कैपिटल इश्यूज हैं
वो कैसे रेगुलेट होते थे, पहले कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं, और पूरी जर्नी के जो भी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स रहे हैं वो उसके बारे में बातचीत होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है सर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 से। तो आजादी से मतलब स्टार्ट हो रहा है कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम ही क्या है, कैपिटल इशू। कैपिटल इशू को कंट्रोल करना है और उसका एक प्रॉपर एक्ट है जो 1947 में पास हुआ था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के कुछ मंथ्स पहले ही पास हुआ था। तो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 और जो रेगुलेटर था उसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, और पावर कहां से आया, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ऑल द गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स इशूड बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, ठीक है, दिया हुआ है। बिकेम डिफंक्ट। ठीक है, डिफंक्ट मतलब बंद हो गए। रिपील, रिपील मतलब वो एक्ट को वापस ले लिया गया, रिपील कर दिया गया, इनएक्टिव किया गया, उसका जो एप्लीकेशन था वो वापस लिया गया और वहां से फिर सेबी को पावर्स दिए गए थे। ठीक है, विद द रिपील, रिपील आपको पता होगा, लॉ आपने पढ़ा होगा, रिपील मतलब आपने उसको इनएक्टिव कर दिया, उसका जो एप्लीकेबिलिटी था वो बंद कर दिया। रिपील ऑफ कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, तो सारे जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू के बाद जो पावर थे या जो उन्होंने गाइडलाइंस इशू कर रखी थी, अब वो डिफंक्ट है, मतलब वो इनएप्लीकेबल है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेबी वॉज गिवन द मैंडेट टू रेगुलेट द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज विच was earlier done by White. Its order dated 11 June 1996 called the Guidelines for Disclosure and Investor Protection, DIP short form था, SEBI DIP Regulations 1992। ठीक है, Disclosure and Investor Protection ये पहले नाम था। ठीक है, इन्हें 1947 से 1992 तक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू रेगुलेट करता था, उनके पूरे रेगुलेशन गाइडलाइन सब था। फिर 1992 से सेबी बना और सेबी एक्ट पास हुआ अप्रैल 1992 से, और जून 1992 में उन्होंने उसके गाइडलाइन इशू किए, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 1992। ठीक है, तो इससे कैपिटल इश्यूज रेगुलेट होते थे बाय सेबी। ठीक है, लेटर सेबी issued a compendium containing consolidated guidelines, circulars, instructions relating to issue of capital effective from 27 जनवरी 2000। ठीक है, अपडेट्स आते रहते हैं, तो बिखरे हुए अलग अलग रेगुलेशंस थे, उन्होंने एक कंसोलिडेशन करके एक रेगुलेशन इशू किया 27 जनवरी 2000 को। ठीक है, द कॉम्पेंडियम टाइटल जो मैंने बताया डीआईपी, सेबी डीआईपी गाइडलाइंस 2000 रिप्लेस द ओरिजिनल गाइडलाइंस इशूड इन 1992। ठीक है, तो 1992 से लेके 2000 तक वही चलता रहा, फिर उन्होंने कॉम्पेंडियम बनाया डीआईपी गाइडलाइंस 2000। ठीक है, सिर्फ वो कंपाइलेशन है, एक जगह प्रॉपर उन्होंने बना के दिया, जैसे आरबीआई मास्टर सर्कुलर वगैरह इशू करता है, इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट गाइडलाइंस, एक जगह आपको दिया जाता है कि एक टॉपिक पे एक पूरे रेगुलेशन एक जगह पे, ताकि सबको जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक जगह सब चीजें रेफर कर पाए। ठीक है, तो 2000 में ये गाइडलाइंस आई, सेबी डीआईपी गाइडलाइंस 2000, और वो ओरिजिनल गाइडलाइंस को रिप्लेस किया। ठीक है, ऑन अगस्त 26 2009, ठीक है, मतलब 2000 से लेके 2009 तक वो डीआईपी का जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइन था वो चलता रहा। ठीक है, आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो ये टाइम लाइन्स है। ठीक है, तो 1947 से लेके आपका 1992, फिर 1992 से लेके 2000, फिर 2000 से लेके 2009, और फिर 2009 से लेके 2018, और 18 से लेके आज तक। ठीक है, ऐसा पूरा टाइमलाइन है। 1947 से कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज इसके पास था, फिर सेबी आया, सेबी के गाइडलाइंस जो अलग अलग उन्होंने ये निकाले, फिर डीआईपी गाइडलाइंस निकाले कंसोलिडेटेड, और फिर आया 2009 में पहली बार आया आईसीडीआर। ठीक है, आईसीडीआर आया 2009 में, और फिर 2008 में भी आईसीडीआर ही है, नाम सेम रखा है, और 2018 नाम कर दिया है। ठीक है, ये पूरा ऐसा उसका इतिहास है। तो वो हो गया, तो कॉम्पेंडियम बनाया 2000 में और नाम रखा सेबी डीआईपी गाइडलाइंस 2000, और फिर अगस्त 26 2009 को सेबी रिसाइंडेड द डीआईपी गाइडलाइंस 2000 एंड नोटिफाइड सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009। ठीक है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009। आ रहा है समझ में? अब डेट्स याद नहीं करना है। ठीक है, वो एक सिर्फ एक ग्राफ जो मैंने बताया ना ईयर वाइज, इतना तो भी माइंड में आपके रहना चाहिए। ठीक है, तो
अगस्त 26 2009 से गाइडलाइंस रिप्लेस हो गई, फिर आईसीडीआर 2009 आया। सेबी इन ऑर्डर टू अलाइन इट्स प्रोविजंस विद आईसीडीआर रेगुलेशंस विद द कंपनीज एक्ट, ठीक है, आपको पता है कंपनीज एक्ट में भी 1956 का एक्ट था और फिर अभी 2013 में वो रिप्लेस हुआ। और आपको पता ही है कि कंपनीज एक्ट और सेबी पूरा कनेक्टेड है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी रेगुलेट होती हैं और लिस्ट हो गई तो सेबी गाइडलाइंस में भी आती हैं, बरोबर। तो दोनों को सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है तो उसको दोनों रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना होता है और सेबी गाइडलाइंस भी फॉलो करना होता है। तो मिसमैच नहीं होने चाहिए, आ रहा है ख्याल में। वो कॉम्प्लाई तभी कर पाएगी जब ये दोनों एक्ट्स प्रॉपरली सिंक्रोनाइज किए गए हो, मिलजुल के बातचीत करके बनाए गए हो। अगर दोनों आप इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह रेगुलेशन बनाओगे और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो जो फॉलो करने वाला है उसको दिक्कत होती है। तो ये न हो, क्योंकि 2013 एक्ट जो कंपनीज एक्ट का था उसने 1956 को रिप्लेस किया और ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसके हिसाब से आपको आईसीडीआर भी अपडेट करना ही पड़ा। तो उन्होंने भी आईसीडीआर को नए सिरे से देखा और कंपनीज एक्ट 2013 को मैच करते हुए फिर से आईसीडीआर बनाया और 2018 में वो आया था, ठीक है। तो वो दिया हुआ है, तो अलाइन करना था, है आईसीडीआर ही, नाम क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो बेसिक ढांचा सेम है, सिर्फ उसको कंपनीज एक्ट 13 से अलाइन करना था। जो भी मिसमैच थे या जो भी कॉम्प्लायंस में दिक्कतें हो रही थी उसको एलिमिनेट करके थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना था, ठीक है। एंड अलाइड रेगुलेशंस हैड कम विद इट्स कंसल्टेशन पेपर ऑन May 4, 2018, ठीक है। पहले कंसल्टेशन पेपर लाया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जा रही हैं लिस्टेड एंटिटीज को, क्योंकि मिसमैच है आईसीडीआर 9 और कंपनीज एक्ट 13 में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो इरेडिकेट होंगी, कैसे वो नया रेगुलेशन लाएंगे, वो सब कंसल्टेशन पेपर हर बार सेबी लाता है और उसके बाद उस पर कमेंट्स लेके प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करता है। तो May 4, 2018 को कंसल्टेशन पेपर लाया डिटेलिंग द सजेस्टिव चेंजेस अंडर वेरियस फंड रेजिंग ऑप्शंस बाय द लिस्टेड इशूअर, ठीक है। Between 2009 and till date 2018 तक numerous amendments have been made to ICDR regulation, ठीक है। 2009 वाले को भी अमेंड किया गया, नए सिरे से रिप्लेस नहीं किया गया था, हल्के बुल्के चेंजेस थे तो नॉर्मल अमेंडमेंट्स की तरह उसको अमेंड किया गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स टू रेज फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। फर्दर देयर हैव बीन चेंजेस इन द मार्केट प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मार्केट भी बदलता है, वो तो हर साल बदलता है, बरोबर। 2009 से 2018 सोचो कितना लंबा समय है, तो मार्केट भी बदलते हैं, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, बहुत सारे लॉज जो कनेक्टेड लॉज हैं, फेमा वगैरह, वो भी बदलता है, बरोबर। तो वो दिया है। तो रेगुलेटरी चेंजेस भी बहुत हो गए थे और एनवायरमेंट और मार्केट प्रैक्टिसेस भी बदल गई थी। अ नीड वाज दस फेल्ट टू रिव्यू एंड रीअलाइन, मतलब हल्के बुल्के अमेंडमेंट तो आप पहले भी आ रहे थे, तो अब आपको नए सिरे से क्यों बनाना है, क्योंकि एनवायरमेंट भी बदल गया है। सिर्फ कंपनीज एक्ट बदला है इसलिए नहीं, तौर तरीके, काम करने का तरीका, मार्केट का तरीका, इंटरमीडियरीज के काम करने का तरीका, ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सब में बदलाव हो गया है। और कहीं ना कहीं आईसीडीआर थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया है, अलग थलग नहीं होना चाहिए, उसको पूरा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा आपको सारे गाइडलाइन से। तो वो नीड फील की गई कि 2009 में जो सोच के आपने बनाया और आप 2018 में आप खड़े हो, तो लंबा समय हो चुका है। कंट्री का डेवलपमेंट, कंट्री का जो पूरे कंपनीज का जो डेवलपमेंट है, हर चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इन्वेस्टर्स का भी जो मेंटालिटी है, जो एजुकेशन लेवल है, कितने वो अवेयर हैं चीजों के, प्रैक्टिसेस के, वो भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे देखो उन्होंने रीजंस दिए हैं कि क्यों ये पूरा रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो चेंजेस हुए मार्केट प्रैक्टिसेस में, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो सब की वजह से अ नीड वाज दस फेल्ट टू रिव्यू एंड रीअलाइन आईसीडीआर रेगुलेशन विद दीज डेवलपमेंट्स एंड टू एंश्योर दैट दे रिफ्लेक्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड ग्लोबली, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी आपको देखना होता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा 1992 में जब सेबी आया था, तो 1992 ही क्यों, क्योंकि 1991 में आपको पता ही है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारे पॉलिसीज आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इसीलिए वो 1992 में ही हुआ। क्योंकि सेबी एज अ बॉडी तो 1988 में ही मतलब ड्राफ्ट रेडी था, बस उसको पावर नहीं दिए गए थे। सेबी एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, ये 1988 में ही मतलब सेबी था, बस पावर नहीं दिए थे। फिर जैसे ही 1991 में ये सब हुआ, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये सब हुआ, उसके बाद फटाफट पावर दिए गए और 1992 में सेबी को सारे पावर दे दिए गए और उनका काम चालू हो गया, ठीक है। तो एक माइलस्टोन ईयर था 1991।
तो चीजें ऐसे बदलते जा रही हैं ग्लोबली. इन व्यू ऑफ द सेम सेबी कंस्टिट्यूटेड द आईसीडीआर कमिटी under the chairmanship of Prithvi Haldia in June 2017 to review the ICDR regulations with the following objectives. To simplify the language, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, लैंग्वेज सुधारो, इजी करो ताकि सब लोग पढ़ के खुद ही इंटरप्रेट कर पाएं, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उनको हटाओ, उनको या सिंप्लीफाई करो, प्रोसीजर्स को, गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई करो. इनकॉर्पोरेट चेंजेस, जो मेन उन्होंने बोला कि सब बदल गया है तो वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करो. न्यू रिक्वायरमेंट्स विच हैव ऑकर्ड ड्यू टू चेंज इन मार्केट प्रैक्टिसेस, ठीक है, नए नए रिक्वायरमेंट्स आप लाओ क्योंकि मार्केट बदल गया है और वो अभी पुराने रेगुलेशन में कवर ही नहीं है. तो ये एक लूप होल भी हो गया कि वो नए प्रैक्टिसेस के लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है, तो नए प्रैक्टिसेस के लिए नए रूल्स भी ऐड करने पड़ेंगे. एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट टू मेक रेगुलेशंस मोर रीडेबल एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो आप निकालो और ईजियर बनाओ ताकि इन्वेस्टर्स जितने भी लोग हैं वो पढ़ के उसको इंटरप्रेट करके मतलब कॉम्प्लाई कर पाए. तो ये तीन बेसिक रीजंस थे कि 2009 को हटा के 2018 लाया गया, ठीक है. फिर है द आईसीडीआर कमिटी सजेस्टेड सर्टेन पॉलिसी चेंजेस. दीज सजेशंस वेर आल्सो टेकन टू द प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी पीएमएसी ऑफ द सेबी, ठीक है. सेबी के अंदर ही प्राइमरी मार्केट के लिए अलग कमिटी है विच कंप्राइजेस ऑफ एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री, मतलब जो कंपनीज हैं उसमें इंडस्ट्रियल है, जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेक्टर है, कंपनीज हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, सारे मर्चेंट बैंकर, ये सब जो भी इंटरमीडियरीज हैं, एकेडमिशियंस, बराबर, जो सिक्योरिटीज लॉ में डील करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है. ये दोनों का भी रेगुलेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है क्योंकि ये दोनों ऑडिटर्स होते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऑडिटर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी ऑडिटर्स हैं, बराबर, और कंपनी सेक्रेटरीज तो वैसे भी लॉ में डील करते हैं. Recommendations of PMAC were incorporated in the draft of the proposed ICDR regulation, ठीक है. हर बॉडी को ड्राफ्ट दिखाया जाता है, उनके सजेशंस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, ठीक है. नॉर्मल प्रोसेस होता है ये. In addition to the public consultation, the draft regulations along with the key policy changes were also forwarded to MOF, MCA, Ministry of Corporate Affairs, जो Companies Act रेगुलेट करते हैं, and RBI for their comments. Provisions of Companies Act 1956 wherever applicable, ठीक है. पूरा 1956 रिपील नहीं हुआ है, आपको पता ही होगा, कुछ कुछ सर्टन सेक्शंस अभी भी 1956 के ही हैं. एग्जाम्पल प्रोड्यूसर कंपनी, आपने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर कंपनी अभी भी जो पुराना 1956 एक्ट के जो रेगुलेशंस है उन्हीं से रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है. तो ऐसे जो जो रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस हैं वो वेरेवर एप्लीकेबल. कंपनीज एक्ट 13 पूरा आ चुका है. सेबी SAST रेगुलेशन, टेक ओवर कोड जिसको आप कहते हो, 2011. सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 हैव बीन सुटेबली इनकॉर्पोरेट. मतलब सारे कनेक्टेड जो चैप्टर्स हैं, जो रेगुलेशन है सेबी के, उनमें भी बदलाव रिस्पेक्टिवली किया गया है. मतलब सिर्फ आईसीडीआर नहीं बदला है, आईसीडीआर का कनेक्शन जिन जिन रेगुलेशन से था उनको भी अपडेट किया गया, ठीक है. और ये दिया हुआ है कि ये सारे देखो सबको सुटेबली सिंक्रोनाइज किया गया. और अब फाइनल दिया है देखो, सेबी इन इट्स बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 21 जून 2018 अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर रिप्लेसिंग सेबी आईसीडीआर 9 विद सेबी आईसीडीआर 18. सिर्फ साल बदला है, नाम पूरा सेम है, ठीक है, 9 विद 18. इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम, सेबी वाइड इट्स नोटिफिकेशन डेटेड 11 सितंबर 2018. ये डेट काम की है, ये डेट इफेक्टिव डेट नहीं है, नोटिफिकेशन का डेट है. और इफेक्टिव डेट देखो कब से है, यहां नोटिफाई हुआ with effective from 60th day of its publication in the official gazette. तो जब भी ये पब्लिश होगा वहां से 60th डे से उसको कंप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो 11 सितंबर से आप 60 डेज काउंट कर सकते हो और वो डेट से उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है. तो ये पूरा आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरा आपका हिस्ट्री है. तो जर्नी पूरा देखो इस तरह से रहा है. 1947 तक क्या था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट. रेगुलेटर का नाम क्या था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, ठीक है. 1947 से 1992 तक उन्हीं के गाइडलाइंस रेगुलेशन सब चलते रहे. फिर 1992 में सेबी बना और सेबी ने गाइडलाइंस इशू किए, ठीक है. और 1992 से लेकर 2000 तक वो रेगुलेशन चलते रहे. फिर 2000 में उन्होंने कंसोलिडेट किया, जो अलग अलग डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के जो गाइडलाइंस थे उसको एक कंसोलिडेट करके एक मास्टर गाइडलाइंस बनाई. नाम भी इसलिए सेम ही रखा क्योंकि उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ कंसोलिडेट किया था. नाम इसलिए सेम था, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, DIP गाइडलाइंस 2000.
और फिर वो 2000 से लेके 2009 तक चला, फिर 2009 में ICDR 2009 आया, और फिर 2009 से लेके 2018 तक 2009 वाले गाइडलाइंस चलते रहे, और फिर 2018 में ICDR 2018 ने रिप्लेस किया ICDR 2009 को, ठीक है, और अभी तक ICDR 2018 एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये पूरा जर्नी था, डेट्स माइलस्टोन के दिए हुए हैं, ठीक है। 2000 वाला डेट क्या है, 27 जनवरी, 9 वाला क्या है, अगस्त 26, ठीक है। ऐसे हर साल का जो डेट है जब ये रिफॉर्म आया उसके डेट दिए हुए हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन कब आया 18 का, 2018 गाइडलाइंस का 11 सितंबर, और कब से इफेक्टिव होगा, जब वो ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट होगा, वहां से 60th डे से उसका कॉम्प्लायंस सारे कंपनीज को करना है जब भी वो नया इशू लाएंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, वहां से जो भी पब्लिक इश्यूज आएंगे उनको फिर ICDR 2018 रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा जर्नी था, ये पूरा बैकग्राउंड था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये एक फ्लो, एक ओवरव्यू, ईयर पता होने चाहिए, ठीक है। और फिर जो ये आउटलाइन है कि अब जो रेगुलेशन है 2018 के, वो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, मतलब बेसिक दिया हुआ है कि ये गाइडलाइंस किस पे अप्लाई होती है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी वगैरह इसमें कवर्ड है। फिर 2 में दिया हुआ है सर IPO ऑन द मेन बोर्ड। अब आपको पता होगा कि SME भी अलग से होता है, मतलब SME सेगमेंट अलग से होता है। SME एक्सचेंज करके आपने सुना होगा कि SME की लिस्टिंग अलग से SME एक्सचेंज पे हो सकती है, और उसको छोड़ के एक मेन बोर्ड होता है, नॉर्मल को मतलब मेन बोर्ड बोलते हैं, और जो स्पेसिफिक अलग से एक्सचेंजेस बने हुए हैं SME के लिए, जो अलग एक्सचेंज है उसका SME एक्सचेंज है, और नॉर्मल जो है वो मेन बोर्ड उसको कहा जाता है। तो IPO लाना है तो पूरा देखो अलग चैप्टर बनाया है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फिर बनाया हुआ है सर राइट इशू के लिए, चैप्टर 4 है FPO फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, IPO FPO चैप्टर 2 चैप्टर 4। फिर 5th है प्रेफरेंशियल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट ही कहते हैं आप इसको। फिर QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट में आता है। फिर IPO ऑफ IDR, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर राइट इशू ऑफ IDR, ठीक है, IDR है टॉपिक में, पर उसके रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस इतना आपको नहीं है, ये आपको एग्जीक्यूटिव लेवल में ही थे ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। फिर है तो 7 और 8 IDR से रिलेटेड है, IPO एंड राइट इशू। फिर IPO ऑफ SME IPO ला रही है, तो देखो अलग से पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर 9। फिर चैप्टर 10 नाम बदला गया है, पहले ITP नाम था, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और अब उसका नाम बदल के हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये मेनली जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं उनके लिए सेपरेट लाया गया है। और फिर चैप्टर 11 बोनस इशू और मिसलेनियस, ठीक है। ऐसे पूरे 12 चैप्टर्स ICDR में होते हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बता दिया ये 2 आपको नहीं है, ठीक है। और मतलब ये पूरा हम पढ़ेंगे, ये 2 छोड़ के बाकी पूरा आपके सिलेबस में है। कुछ पब्लिक फंडिंग में, कुछ प्राइवेट फंडिंग में है, कुछ नॉन फंड बेस्ड में, जैसे बोनस इशू आपको पता ही होगा, बोनस में पैसा आता ही नहीं है, तो वो नॉन फंड में आप पढ़ोगे। फिर जो मैंने बताया प्रेफरेंशियल इशू, QIP, ये सब प्राइवेट प्लेसमेंट में आते हैं, तो ये सब प्राइवेट में पढ़ेंगे। और पब्लिक इशू में मेनली क्या आता है, IPO एंड FPO, IPO FPO ये मेनली पब्लिक इश्यूज में आता है, जिसमें आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो, ठीक है। और राइट इशू आपको पता ही है, पब्लिक इशू नहीं होता क्योंकि कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ एग्जिस्टिंग जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आप प्रपोर्शनेट राइट देते हो। तो सिलेक्टेड ऑडियंस होती है, तो वो ना प्राइवेट होती है ना पब्लिक होती है, मतलब उसमें दोनों फॉलो नहीं होते, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग जो भी लोग हैं वो 200 से ज़्यादा होंगे, पर आपने ओपन ऑफर भी नहीं रखा है, कोई और भी आके सीधे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो पैरेलली एक अलग उसको माना जाता है, राइट इशू अलग ही नाम आता है, ठीक है। क्योंकि न तो वो ओपन टू पब्लिक है और न तो वो प्राइवेट, वो 200 का उसमें क्राइटेरिया लगता है, ठीक है। तो एक पैरेलल अलग से रेगुलेशंस उसके होते हैं। सिमिलर वे में बोनस इशू भी अलग ही माना जाता है, क्योंकि वो भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही प्रोपोर्शनेटली एंटाइटलमेंट देते हो, ठीक है। तो राइट इशू, बोनस इशू पैरेलल अलग है। पब्लिक ऑफर में मेनली हम 2 ही पढ़ेंगे, IPO FPO और IPO ऑफ SME, ये तीनों पब्लिक ऑफर्स हैं। सिमिलरली जो मैंने बताया NCRPS जो प्रेफरेंस इशू है उसमें भी IPO आएगा, पर उसके गाइडलाइंस अलग हैं, पर वो भी पब्लिक इशू में ही आता है और उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट भी आएगा, ठीक है। इसलिए उसका पूरा अलग चैप्टर बनाया गया है, क्योंकि उसके गाइडलाइंस NCRPS के अलग ही हैं, वो इसमें नहीं आते, ठीक है। तो ये पूरा
हमको पढ़ना है। ये पूरा एक चैप्टर है, काफ़ी लंबा है, धीरे धीरे सिंप्लीफाई होगा। एट अ टाइम आपको एक ही टॉपिक को समझने में पूरी एनर्जी लगानी है। टोटलिटी में आप पहले से सोचोगे अरे इतना बड़ा गाइडलाइन है, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पहले समझना है। धीरे धीरे हम रेगुलेशंस को कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे हम चार्ट्स बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। और सारे जो इश्यूज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बताया एनसीआरपीएस का हो, डेट वालों का हो, जितने भी इश्यूज होते हैं उसमें फ्लो पूरा सेम होता है। गाइडलाइंस का जो पैटर्न होता है वो सब में सेम होता है। तो अगर आपको इक्विटी का आईपीओ एफपीओ समझ गया तो उसी पैरेलल लाइंस पे डेट का और सबके इश्यूज सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझना है और धीरे धीरे चार्ट्स के थ्रू हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और बार बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं रिवाइज करते रहूं, रिवीजन में करवाऊंगा बीच बीच में, जो जो चीजें होते जाएंगी तो अपन उसको रिवाइज करते जाएंगे। कोशिश करना कि मेरे साथ साथ बोलते जाओ, कि बोलने से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, आपने एग्जीक्यूटिव में मेरे से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि आप बोलिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। मेरी आवाजें आपको एग्जाम में भी आएंगी, बट अगर आप बोलोगे तो एक तो आप अलर्ट रहते हो, क्योंकि आपको बोलना है तो आपका ध्यान रहेगा, फोकस थोड़ा सा बढ़ जाता है और माइंड में वो रिपीट होता है, तो धीरे धीरे वो आपको याद होते जाएगा। सिर्फ सुनोगे तो चीजें याद नहीं होंगी, साथ साथ में बोलते भी जाओगे तो जल्दी याद होगा, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जनरल टॉपिक है कि कितने अलग अलग तरीके होते हैं पैसा रेज करने के, टोटलिटी में कितने तरीके होते हैं, ठीक है, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। मेथड्स टू रेज फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है, अपन पूरा टॉपिक प्राइमरी मार्केट पढ़ रहे हैं। और इसी को आप क्या कह सकते हो, टाइप्स ऑफ इशू, कितने अलग अलग टाइप के इशू हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मींस सेलिंग ऑफ शेयर्स। बेसिकली आप शेयर्स इशू कर रहे हो, सेल कर रहे हो टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जनरल पब्लिक, बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको बैकग्राउंड सब पता ही होगा, कंपनीज एक्ट भी आप पढ़ चुके हो कि प्रोस्पेक्टस क्यों होता है। बेसिकली डिस्क्लोजर के लिए होता है कि जो भी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी आपके सिक्योरिटीज खरीद रहा है, उसको सब चीजें पता होनी चाहिए, कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, ये पैसा आप कहाँ लगाने वाले हो उसके बारे में, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा हुआ है, हर चीज A to Z सारा, प्रमोटर, मैनेजमेंट, कंपनी कब से बनी हुई है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और हर चीज आपको प्रोस्पेक्टस में बतानी है ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस होता है। बेसिकली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेबी चाहता है कि जो भी पैसा मांग रहा है उसको अपने बारे में और वो पैसा कहाँ यूज होने वाला है उसके बारे में हर चीज बताए। जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपसे सारी चीजें लेती है, याद आ रहा है, बैंक लोन अगर आप लेने जाते हो पूरा उसका एक डिसबर्समेंट का एक प्रोसीजर होता है, सैंक्शनिंग होती है, पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है, क्रेडिट कैसा है आपका, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कमाई कैसी है, आप रीपे कर पाओगे कि नहीं, सारी चीजें बैंक लेता है, सिक्योरिटी तक लेता है, गारंटीज तक लेता है, मॉर्गेज करवाता है। तो बैंक करता ही है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, वैसे ये लोग भी पैसा ही दे रहे हैं। बस इनका प्रॉब्लम क्या है कि अमाउंट बहुत कम दे रहे हैं, बैंक बहुत बड़ा अमाउंट देता है, तो एक पावर होता है उनके पास, बार्गेनिंग पावर कहोगे आप इसको। और ये इंडिविजुअल हैं बेचारे, एक छोटा सा लॉट ले रहे होंगे 100 शेयर्स का, 1000 शेयर्स का, तो इनके पास इतना बार्गेनिंग पावर नहीं होता। इसीलिए सेबी ने गाइडलाइन बनाए हुए हैं। बैंक के लिए क्यों गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी बार्गेनिंग पावर है, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। इनके पास वो प्रोटेक्शन नहीं है, वो इंडिविजुअली एक एक चीज नहीं मांग पाएंगे। अगर सेबी बोलेगा, रेगुलेटर बोलेगा तो वो करेंगे, आ रहा है ख्याल में। इसलिए ये चीज होती है, जिनके पास ऑलरेडी बार्गेनिंग पावर है उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बैंक्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनका एक प्रोसेस होता है और वो बड़े बड़े अमाउंट्स देते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास वो टीम होती है, इनके पास नहीं है। ये इंडिविजुअल्स हैं या एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है और नॉर्मली पब्लिक इश्यूज में प्रोस्पेक्टस के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है। अ कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। पहला है पब्लिक इशू, ठीक है, जिसमें मैं आपको कहूंगा आईपीओ एफपीओ। क्या आता है, आईपीओ एफपीओ, ठीक है। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू न्यू इन्वेस्टर्स, ठीक है, न्यू जनरल पब्लिक आएगा इसमें। फॉर बिकमिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी इट इज कॉल्ड एज पब्लिक इशू। तो दो टाइप के होते हैं आईपीओ, पहली बार आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो तो आप
आईपीओ लाओगे और आपको फिर मैंडेटरी लिस्टिंग कराना पड़ेगा एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, तो वो दिया है। व्हेन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आपको पता है पब्लिक कंपनी ही सिर्फ आईपीओ ला सकती है, और अभी वो अनलिस्टेड है क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी पब्लिक ऑफर लाया नहीं है, सब प्राइवेटली पैसे लिए हैं, प्राइवेटली इशू किए हुए हैं, ठीक है। अब पहली बार, अभी तक वो अनलिस्टेड है, पहली बार वो पब्लिक से ऑफर कर रहे हैं, मतलब ओपन ऑफर दे रहे हैं कि आप सिक्योरिटीज हमारे सब्सक्राइब करो, तो उसको कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो वर्ड्स पे ध्यान देना है, अनलिस्टेड है और पब्लिक कंपनी है, ऑफर्स इट सिक्योरिटी फॉर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम टू द जनरल पब्लिक, इट इज कॉल्ड एज आईपीओ। अब एक बार आपने लिस्टिंग करा ली, पब्लिक ऑफर कर दिया, तो क्या बस एक ही बार ऑफर ला सकते हैं क्या? नहीं, ऑफर तो आप कितने बार भी ला सकते हो। जब जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और आपको इक्विटी के थ्रू जनरल पब्लिक से पैसे लाने हैं, तो आप पब्लिक इशू फिर से कर सकते हो, पर आप ऑलरेडी अब लिस्टेड हो, फिर से उसको आईपीओ नाम क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि आपने जब पहली बार ऑफर किया था तब आपने लिस्ट कर दिया, तो अब आप अनलिस्टेड नहीं हो, अब आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गए, बरोबर, तो उसको कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, या उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। व्हेन अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, नाम बदल गया, अब वो लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है। व्हेन अ लिस्टेड कंपनी ऑफर्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल, इट इज कॉल्ड एज एफपीओ। तो बेसिकली है सेम, पब्लिक ऑफर ही हो रहा है, नए इन्वेस्टर्स को ही किया जा रहा है। अगर आप अनलिस्टेड हो, पहली बार वो कर रहे हो, तो आईपीओ। अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, ऑलरेडी एक बार आईपीओ ला चुके हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिक्वेंट है, तो फिर आप एफपीओ। अब एफपीओ क्यों? क्योंकि एफपीओ में कुछ रिलैक्सेशंस भी होते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे, उसमें फास्ट ट्रैक इशू का भी ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्टेड हो। देखो आईपीओ एफपीओ में बहुत फर्क है। आईपीओ में जब आप परमिशन लेने जा रहे हो सेबी से या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए जा रहे हो, आपको कोई नहीं जानता, आप अनलिस्टेड हो, क्योंकि आप अभी तक अनलिस्टेड थे, आपको कुछ ज्यादा रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ा, आपके बारे में जनरल पब्लिक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कोई फाइलिंग करने की जरूरत नहीं थी, मतलब आरओसी में रहती है वो अलग है, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन काफी कम होती है, तो डर ज्यादा रहता है, इन्वेस्टर का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए आईपीओ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि अभी तक आपको कोई जानता नहीं, आपके बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आरओसी के पास है, पब्लिक के इंफॉर्मेशन में नहीं आता हो। खैर फी भर के आप वहां से ले सकते हो, आरओसी में जो है फाइलिंग्स आप ले सकते हो MCA 21 वेबसाइट से, बट फिर भी एक लिस्टेड एंटिटी जितना फाइलिंग और इंफॉर्मेशन देती है पब्लिक डोमेन में स्टॉक एक्सचेंज के पास, उतना नहीं होता, बहुत कम सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है। एफपीओ में क्या हो गया? आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, आप ऑलरेडी एक बार प्रोसेस कर चुके हो, आप ऑलरेडी सब चीजें कर चुके हो, और आप ऑलरेडी लिस्टिंग के रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, तो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। जब आप अनलिस्टेड हो तो आपको स्टडी करना इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। पर जब आप लिस्टेड हो जाते हो तो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, और इसीलिए थोड़े से रिलैक्सेशंस, फास्ट ट्रैक इश्यूज और ये सब फैसिलिटी आपको मिल सकती है, मतलब रिस्क कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक इशू। फिर है देखो राइट इशू एंड बोनस इशू, ये दोनों पैरेलल अलग हैं, न ये पब्लिक में आते हैं न ये प्राइवेट में आते हैं, क्योंकि ये इसकी ऑडियंस सिलेक्टेड होती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आप ये राइट दे रहे हो। ठीक है, व्हेन अ लिस्टेड कंपनी ऑफर्स और इशूज सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट फिक्स्ड बाय द इशूअर कंपनी, जिसको आप रिकॉर्ड डेट कहते हो, इट इज कॉल्ड एज अ राइट इशू। द राइट इशू इज ऑलवेज इशूड एट अ प्राइस नॉट लाइक बोनस इशू, मतलब एक्चुअल इशू है, इसमें पैसे आते हैं, फंड बेस्ड इशू है ये, बस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो आपका फेयर प्राइस है मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट प्राइस जो है उससे थोड़ा सा कम में रहता है। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हो, इशू एट डिस्काउंट नहीं होता, इशू एट डिस्काउंट अलग है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट अलग है। ठीक है, तो अगर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्केट प्राइस 100 है, तो मैं 100 से थोड़ा कम में ऑफर करूंगा, क्योंकि नहीं तो इन्वेस्टर लेगा क्यों? बेसिक आपको पता ही होगा, मैं वही बता रहा हूं कि अगर 100 की चीज है, आप 100 में ही दे रहे हो, तो मार्केट से ले लेंगे ना, क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो, आपके शेयर्स तो मार्केट में भी मिल रहे हैं सेकेंडरी वाले, प्राइमरी से क्यों लेंगे जब आप थोड़ा डिस्काउंट दोगे? तो 100 की चीज है जो सेकेंडरी मार्केट में बिक रही है, आप 90 में दोगे, तो जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर होल्डर्स हैं वो 90 रुपीज में बाय करेंगे, पर वो फेस वैल्यू 10 ही था, 10 का ही फेस वैल्यू है, आप 90 में दे रहे हो, तो इशू एट प्रीमियम ही रहता है। वो अकाउंटिंग का एंगल बता रहा हूं, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं। ठीक है, तो 100 का है मार्केट प्राइस, आप 90 में दे रहे हो, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट पे हो गया, पर बुक्स में जो दिखेगा इशू वो क्या दिखेगा कि 10 का फेस वैल्यू का शेयर आप 90 में दे रहे हो,
तो वो इशू एट प्रीमियम ही होता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस पर फेस वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो प्रीमियम पे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है बोनस। आपको पता ही है बोनस इशू फ्री में होता है, मतलब कंपनी को कुछ पैसा नहीं मिलता, कंपनी फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स प्रोपोर्शनेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है, और वो अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस करती है। मतलब कंपनी के लिए लॉस होता है, पैसा कुछ नहीं मिल रहा पर आप एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हो। व्हेन एन इशूअर मेक्स एन इशू ऑफ सिक्योरिटी कंसिडरेशन फ्रॉम देम to the existing shareholders on a record date without any consideration from them, it is called as bonus issue. Shares are issued out of the company's free reserve or securities premium account in a particular ratio to the number of shares held on a record date. I hope आपको record date का भी concept पता होगा कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, आप लिस्टेड हो तो आप पहचानोगे कैसे कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं कौन? अरे हर वक्त बदल रहे हैं, वो शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, हर सेकंड आपके शेयर होल्डर्स बदल रहे हैं, तो आप एंटाइटलमेंट कैसे देखोगे कि कौन एंटाइटल्ड है? तो उसके लिए आप एक कट ऑफ डेट अनाउंस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट। और वो डेट पे जो भी आपके शेयर होल्डर्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे, वो उसका एंटाइटलमेंट लॉक हो जाएगा। अब उसके बाद भी शेयर ट्रेड होंगे पर वो इन्वेस्टर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो लॉक हो जाता है और उन्हीं को राइट इशू में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा या बोनस इशू में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो जब भी कंपनी राइट्स देती है, डिविडेंड बांटे, राइट इशू बोले, बोनस इशू बोले, या जितने भी टाइप के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो राइट्स मिलते हैं उनमें रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। फिर है सर प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, पब्लिक हो गया, फिर बीच में राइट इशू, बोनस इशू जो सिर्फ एग्जिस्टिंग वालों के लिए रहता है, और फिर आता है प्राइवेट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हेन एन इशूअर मेक्स एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। अब ये 200 आप कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हो प्राइवेट प्लेसमेंट में, वहां लिखा हुआ है नॉट मोर देन 50 और सच हायर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब। और फिर जब आप उसके करस्पॉन्डिंग रूल्स पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है कि ये हायर लिमिट कितनी है, 200, मतलब नॉट मोर देन 200 ये अप्लाई होता है। एक्ट और रूल्स को सिंक्रोनाइज करके आपको पढ़ना होता है। काफी बच्चों को इसका आइडिया नहीं है, वो 50 पे चिपके हुए रहते हैं। एक्ट में 50 लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में, आई नो, पर उसके आगे क्या लिखा हुआ है वो लोग भूल जाते हैं। और सच हायर लिमिट एज में भी प्रिस्क्राइब, और वो रूल्स में प्रिस्क्राइब की हुई है, तो जो रूल्स में लिखा हुआ है वो अप्लाई होता है। तो वहां लिखा हुआ है नॉट मोर देन 200, तो आपको 200 अप्लाई करना है, ठीक है। एक्ट में 50 ही है, पर जब अप्लाई होता है तो एक्ट और रूल्स को मिला के आपको अप्लाई करना होता है, तो वहां 200 रूल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200 एंड विच इज नीदर राइट इशू नॉर बोनस इशू, ठीक है। तो न राइट इशू होना चाहिए, ना पब्लिक इशू या बोनस इशू न हो, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट में आ जाएगा। इट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, अब बोनस इशू इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसमें पैसे मिलते ही नहीं, वो एक इशू है ही नहीं, एक्चुअली फंड रेजिंग है ही नहीं, ठीक है, तो वो अलग ही है। राइट इशू एंड पब्लिक इशू नहीं है और 200 लोग से कम है, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट में आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्रेफरेंशियल इशू, अब इसको कहते हो, जो अपन ने ऊपर चैप्टर 5 पढ़ा, तो उसके भी सेपरेट गाइडलाइंस है। When a listed company issues shares or convertible security to a select group of persons in terms of provisions of chapter 5 जो आपके सिलेबस में है of SEBI ICDR 2018, it is called as a preferential allotment. The issuer is required to comply with the various provisions which inter alia, including pricing, disclosures and notice, etc. in addition to the requirements specified by Companies Act. तो basically उसके लिए भी SEBI के एक्स्ट्रा रेगुलेशन है जो इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करने हैं। फिर है QIP, जो आप सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देते हो, जिसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे। कैटेगरी है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस कैटेगरी का, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा जगह इसका रेफरेंस आएगा। QIB मैं इसको शॉर्ट फॉर्म दूंगा। तो जब आप सिर्फ QIB कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट दे रहे हो तो उस इशू को क्या कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इशू का नाम क्या है, QIP। इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है उसका नाम क्या है, QIB। और उसमें कौन कौन आ सकता है, पूरा डेफिनेशन हम इसका पढ़ेंगे। तो जब दिया है, व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इशूज इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इनटू इक्विटी शेयर्स टू QIB ओनली इन टर्म्स ऑफ चैप्टर 6 जो आपके इसमें है ऑफ ICDR 2018, इट इज कॉल्ड एज QIP, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा चार्ट बनता है। पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, और बीच में जो मैंने बताया राइट इशू एंड बोनस इशू अलग ही है वो।
तो पब्लिक में क्या है, आईपीओ एफपीओ, और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, प्रेफरेंशियल इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये पूरा अलग अलग टाइप के इश्यूज हैं जो आप कर सकते हो, जिनसे आप फंड रेजिंग कर सकते हो। ये है टाइप्स ऑफ इश्यूज, टाइप ऑफ इश्यूज बाय लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो पहली बार इशू ला रही है। ठीक है, तो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जो जब जब वर्ड्स आएंगे तब तब मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे मैं ब्लाइंडली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब वो वर्ड्स यूज होंगे तब मैं आपको जा जाके एक एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और उसका फिर इंप्लीकेशन बताऊंगा। तो पूरा ये डेफिनेशन हम एक एक करके जब जब रेफरेंसेस आएंगे तब बताऊंगा। जैसे पहला ही है QIB, तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा कि QIB में कौन कौन आता है। ठीक है, फिर एक एक करके जैसे जैसे आएगा अपन पढ़ेंगे डिटेल में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं जो रेगुलेशन का पार्ट, मतलब रेगुलेशन के नंबरिंग में नहीं आते, शेड्यूल्स में अलग से प्रोसीजर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो कुछ मैंने कंसेप्ट दिए हैं, ये भी जब उनका रेफरेंस आएगा तब पूरा कंसेप्ट में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो बुक बिल्डिंग है, एंकर इन्वेस्टर्स हैं, अजबा है, तो ये सब जब जब जिसका रेफरेंस आएगा तब तब अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। या हुआ मेरा तो एक सेपरेट पार्ट इन पे मैं रिकॉर्ड करूंगा और उनको प्रॉपरली प्लॉट करूंगा जिस वक्त ये कंसेप्ट आने वाला है। तो ये 3 कंसेप्ट मैंने अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, अजबा, और उसके बाद आपका देखो यहां से रेगुलेशन स्टार्ट होता है, यानी चैप्टर 2। चैप्टर 1 तो मैंने बताया ना, इंट्रोडक्शन था नॉर्मल, और अच्छा सॉरी, इसमें हाँ ये है ICDR रेगुलेशन, एप्लीकेबिलिटी से नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर ICDR चालू हो रहा है, तो यहां से अपन नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्लो में मैं बताऊंगा, जब जब जो जो वर्ड्स आएंगे तब तब उनके अपन डेफिनेशंस पढ़ेंगे और एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। और जहां जहां आपको लगता है आप चार्ट्स बना सकते हो, मैं बताते जाऊंगा कैसे कैसे चार्ट्स बनाने हैं, और उसी से आप फिर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया ICDR का। अब नेक्स्ट पार्ट से अपन गाइडलाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।